मोनिका और हम पढ़ रहे थे अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस माय फ्रेंड्स, इंडस वैली जिसे कि हमने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हड़प्पा सभ्यता की कैसे पहचान हुई, कैसे खोज हुई। हमने देखा कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा को खोजा और उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर दैट इज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा। अब देखिए हम बात करेंगे अबाउट हड़प्पा कि कैसे वहां की टाउन प्लानिंग थी, क्या ड्रेनेज सिस्टम था और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं हड़प्पा के टाउन प्लानिंग के बारे में। तो टाउन को दो भागों में बांटा गया था प्रोमिनेंटली। एक था अपर टाउन या जिसे सिटाडेल भी कहा जाता है, इसे कहते थे सिटाडेल। और जो दूसरा टाउन था जो कि थोड़ा नीचे बसा हुआ था, इसे लोअर टाउन कहा जाता था। साथ ही अगर हम इसको हिंदी में समझे तो ये पश्चिमी टीला था और ये जो नीचे वाला था इसे पूर्वी टीला भी कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीजें क्यों अलग अलग थी। तो जो अपर टाउन था या जो सिटाडेल था, यहाँ पे जो लोग रहते थे ये पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे या ऐसे लोग जिन्हें सोसाइटी में ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जैसे कि लैंडलॉर्ड्स हो गए जो ज्यादा पैसा लगाते हो, मंत्री हो या जो राजा के करीबी हो, ऐसे लोगों को सिटाडेल में रहने के लिए कहा गया था। अगर लोअर टाउन की हम बात करें तो लोअर टाउन में जो आम लोग थे वो रहा करते थे, कॉमन पीपल रहा करते थे जो कि सोसाइटी में एज इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते थे। लाइक फार्मर्स हो गए, शिल्पकार हो गए, इन सबको लोअर टाउन में रहने के लिए कहा गया था। अब अगर आप यहाँ पे साइज की बात करें तो यहाँ पे क्लियर है कि जो सिटाडेल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा होता था लोअर टाउन से। और यहाँ पे जो सिटाडेल की हम बात करें तो ये फोर्टिफाइड हुआ करता था। ये इसकी जो दोनों दीवारें हैं ये फोर्टिफाइड हुआ करती थी, या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किलाबंद होती थी। अब किलाबंद होने में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बाहर वाली दीवार होगी ये होगी पक्की ईंटों की और जो अंदर वाली दीवारें हैं वो होती थी कच्ची ईंटों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो टाउन प्लानिंग थी उन्होंने बहुत सोच समझ के की थी कि कहाँ कैसी चीजें यूज करनी है और कहाँ कितनी किसको इम्पोर्टेंस देनी है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज और यहाँ पे है कि ये जो टाउन प्लानिंग है कि जो सिटाडेल है वो थोड़ा ऊपर चोटी पे होगा और जो लोअर टाउन है वो थोड़ा नीचे होगा। तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हम इंडस वैली की बात कर रहे हैं, सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। तो नदी का फ्लो कभी एक जैसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, तो जो ऊपर वाला एरिया है वो कंपैरेटिवली सेफ रहेगा फ्रॉम द लोअर टाउन। इसीलिए टाउन प्लानिंग ऐसी की जाती थी कि इम्पोर्टेंट या पुरोहित वर्ग को सिटाडेल में रहने के लिए कहा जाता था और लोअर टाउन में आम जनता को रहने के लिए कहा जाता था। ये बात हो गई टाउन प्लानिंग की। अब देखिए जब हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं और जब हमारे पास में इतनी सारी साइट्स है तो हर साइट पे हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिला। जैसे अभी हमने बात करी हड़प्पा में, तो हड़प्पा में सिटाडेल और लोअर टाउन दो टाउन्स थे जहाँ पे कि सिटाडेल में पुरोहित वर्ग को जगह दी गई और लोअर टाउन में आम जनता को। ऐसे ही ढोलावीरा में भी दो टाउन ना होके तीन टाउन्स थे। सबसे पहला यहाँ पे था सिटाडेल जहाँ पे कि पुरोहित वर्ग रहा करता था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि ढोलावीरा में फोर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिला है, सिंगल बाउंडेड ही हमें ये टाउन देखने को मिला है। सेकंड अगर हम बात करें तो ढोलावीरा इज द ओनली प्लेस जहाँ पे कि हमें मध्यमा देखने को मिला है या इसे मिडिल टाउन भी कहा गया। सेम यहाँ पे भी फोर्टिफिकेशन नहीं मिला, सिर्फ हमें सिंगल बाउंडेड एरिया मिला है। और हमें एक और चीज मिली है दैट इज द लोअर टाउन जहाँ पे कि आम जनता रहेगी या इसे पूर्वी टीला भी कहा जाता है। तो ये अरेंजमेंट थी ढोलावीरा की। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम पढ़ने वाले हैं जो कि है मोहनजोदड़ो की। अगर टाउन प्लानिंग की हम बात करें, मोहनजोदड़ो एक ऐसी सिटी थी जो बहुत ही ज्यादा आधुनिक काल में बनाई गई थी, आधुनिक काल की दृष्टि से बनाई गई थी। वहां की टाउन प्लानिंग क्या थी, क्या एरिया कवर किया था और कैसे उन्होंने अपना पूरा मोहनजोदड़ो बसाया था, उसके बारे में देखते हैं। टाउन प्लानिंग अगर हम देखें हड़प्पा काल की
तो इतनी ज्यादा मॉडर्नाइज थी और इतनी ज्यादा फ्लरिश थी कि वी एक्चुअली कांट बीट देयर मेंटल लेवल इन रिस्पेक्ट विद द ड्रेनेज सिस्टम, या अगर हम उनकी जो घरों की अरेंजमेंट्स है या जो पूरा उन्होंने सेटअप करके रखा था ऑन देयर ग्राउंड्स, कैसा था आइए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी मोहनजोदड़ो की टाउन प्लानिंग की। तो देखिए सबसे पहले तो जो टाउन था उसे वेल अरेंज्ड करके रखा गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एज अ स्क्वायर ये पूरे टाउन की रचना की गई थी। अब ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है इसे राजपथ कहा जाता था। ये वो एरिया था जहां से कि राजा अपनी सवारी को लेके, अपनी पालकी को लेके एंटर करेंगे। प्लस इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 10 मीटर्स का हुआ करता था। राजपथ के दोनों साइड पे टाउन बसा हुआ था और टाउन की भी अरेंजमेंट इतनी प्रॉपर थी कि कोई भी देख के इसको ये नहीं कह सकता था कि ये उस काल का है, ये एंशियंट टाइम्स का है। कैसा है देखिए, सबसे पहले तो टाउन को बांटा गया कॉलोनीज में। अब जब ये कॉलोनीज में बांटा गया तो इसका एरिया प्रॉपर था, ऐसा नहीं था कि एक साइड को बहुत ज्यादा जगह दे दी है और दूसरे साइड को बहुत कम, तो इसको प्रॉपर डिवाइड किया गया था। अब देखिए ये जो राजपथ है यहाँ से ये एक मेन सड़क जाती थी जो कि कॉलोनी में जाके ओपन हो। अब ये जो मेन सड़क है, मेन सड़क से लगी हुई होती थी गलियां। हर गली में प्रॉपर इक्वल घर बटे हुए थे और इन घरों के दरवाजे आमने सामने इस गली में खुला करते थे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जो लोथल है, लोथल जो था वहां पे ये जो गेट है ये मेन सड़क की तरफ खुलते थे। अनलाइक बाकी जितनी भी जगह है, ढोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, सब में इसी तरह से टाउन प्लानिंग की गई थी जिसमें कि गेट सड़क की ओर ना खुलते हुए गली में खुलेंगे। अब देखिए ये गली में जो रोड खुल रहे हैं, फिर ये जो मेन स्ट्रीम है ये कनेक्ट होती थी मेन सड़क से और ये मेन सड़क से कनेक्ट होता था राजपथ। ऐसे इसकी टाउन प्लानिंग करी गई थी। अब देखिए इससे क्या हुआ कि ये जो सड़क की तरफ ना खुलते हुए गली में जो गेट खुल रहे हैं, इसी की वजह से इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम थी ये भी बहुत एडवांस थी। हर एक घर का जो पाइपलाइन है वो इस गली से आते हुए मेन सड़क पे मिलेगा और मेन सड़क से होते हुए वो फर्दर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो ये थी मोहनजोदड़ो की या हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग। अब हम बात करेंगे हर एक घर की अरेंजमेंट, किस हिसाब से घर बनाए गए थे और क्या इंपॉर्टेंट चीजें उन घरों में रखी गई थी। सिंगल घर की अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत यूनिक स्ट्रक्चर फॉलो करते थे हड़प्पन सभ्यता के लोग। कैसा था यूनिक स्ट्रक्चर, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये कुछ स्क्वायर शेप में हर एक घर हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का। और जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि जो गली है, गली से लगा हुआ रहेगा इनका गेट, तो ये गली से लगा हुआ था इनका एंट्रेंस, ये हुआ करता था इनका गेट, और यहाँ से गेट से जस्ट अंदर घुसते ही यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी सी 5-6 फीट की दीवार हुआ करती थी, ताकि जो भी व्यक्ति आ रहा है वो डायरेक्ट ना देख पाए कि घर के अंदर क्या कौन है या क्या काम चल रहा है। ये सब को अवॉइड करने के लिए इन्होंने एक दीवार बनाने का सिस्टम भी स्टार्ट किया। अब थोड़ा जैसे ही हम जाएंगे तो एक एंट्रेंस हमें यहाँ से मिलती थी और दूसरी एंट्रेंस हमें यहाँ से मिलती थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि जैसे ही हम घर के अंदर घुसे तो हमें एक कच्ची ईंटों का आंगन मिलता था। कच्ची ईंटों का जो आंगन है इसमें हर एक घर का अपना कुआं होता था। कुएं से लगा हुआ यहाँ पे बाथरूम हुआ करता था और यहाँ पे इनके पास किचन हुआ करता था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो कच्ची ईंटों का आंगन है ये थोड़ा सा जमीन के अंदर हुआ करता था। लेट्स से कि ये ऑलमोस्ट 3 से 4 फीट अंदर हुआ करता था जमीन। अब ये वाला जो एरिया है ये इनके पास में ब्लैंक एरिया है और थोड़ा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इनके पास में रूम्स हुआ करते थे। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है या हम जो बात कर रहे हैं हड़प्पन सभ्यता है, तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रेसेस सेकेंड फ्लोर के भी मिले हैं। दैट मीन्स कि दे ऑल्सो हैड द 2 स्टोरी बिल्डिंग्स। क्यों मिले हैं, क्योंकि ये जो आखिरी घर है यहाँ पे
हमें सीढ़ियां देखने को मिली है, और सीढ़ियां तभी होगी जब ऊपर कोई और भी फ्लोर मौजूद होगा। तो ये पूरी थी इनकी घर की संरचना की किस हिसाब से इन्होंने अपना घर बनाया था और कैसे इन्होंने अपनी टाउन प्लानिंग करी थी। टाउन प्लानिंग के बाद आती है कि पूरी सभ्यता जो है वो कब से कब तक रही। तो देखिए ये जो पूरी सभ्यता है ये एग्जिस्ट की थी फ्रॉम 2350 BC टू 1750 BC। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेंटेटिव डेट्स है। लाइक जो हमारा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके अनुसार ये इतनी रीजन में एग्जिस्ट करी थी ये पूरी सभ्यता। अब जब घर है सब कुछ है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि इनकी लाइफस्टाइल कैसे हो, ये लोग किन चीजों पे डिपेंड करेंगे और इनके पास में मेनली खाने के लिए क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहली बात देखिए जो इनकी लाइफ है वो पूरी तरह से फूड और एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। जैसा कि हमने पहले भी समझा था कि ये लोग कैटल रेयरिंग में भी बिलीव करते थे और ये एग्रीकल्चर करने में भी बिलीव करते थे। इनके पास में मेनली 8 क्रॉप्स होती थी। कौन सी क्रॉप्स है? एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जब ये लोग फूड और एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं तो दे आर वेजिटेरियन। जैसे हमें ट्रेसेस मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली ये लोग वेजिटेरियन हुआ करते थे। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्रॉप्स। तो सबसे पहले है व्हीट जो कि गेहूं था, बार्ली, जौ, वाटरमेलन दैट इज तरबूज, डेट्स मतलब खरबूज, व्हाइट सीड्स, तिल का भी बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हुआ करता था। देन मस्टर्ड, कॉटन जिसे कि सिंडोन भी कहा जाता है। और एक और चीज कि इस सभ्यता को सिंडोन सभ्यता भी कहा गया है क्योंकि इस काल में कॉटन का उत्पाद और इसका प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करता था। और है राइस। अब इसमें एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि जो लोथल था, जो हमारा एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहां पे से हमें राइस के बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेसेस भी मिले। किसी और प्लेस की बात अगर हम करें कालीबंगन की, राखीगढ़ी की, चहुंदड़ो की, तो वहां हमें राइस के इतने ज्यादा ट्रेसेस नहीं मिले हैं। कुछ जगहों पे तो हमें राइस की ट्रेसेस भी नहीं मिले, बट लोथल इज द प्लेस जहां पे कि राइस बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिला। ये बात हो गई पूरी लाइफस्टाइल। अब देखिए घर है, खाना है। अब बात करते हैं कि कपड़े किस प्रकार से पहना करते थे, क्या अरेंजमेंट्स थे इनकी क्लोथ्स की, और साथ ही साथ इन्हें आभूषणों का भी शौक था। कैसे था आइए बात करते हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करें या हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो इस काल में लोगों ने अपने आप को बहुत ही अच्छे से वेल ड्रेस्ड, वेल मैनेज्ड करके रखा था। कैसे? अभी हमने बात करी कि क्या ये लोग फूड एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, क्या इनकी टाउन प्लानिंग होगी, कैसा ड्रेनेज सिस्टम होगा। तो वैसे ही इनके जो कपड़े पहनने का तरीका था दैट इज ऑल्सो द यूनिक वन। इन्होंने कपड़े को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहला था सूती और दूसरा था ऊनी। सूती कपड़े मतलब कॉटन क्लोथ्स पहनते थे, ऊनी कपड़े वुलन क्लोथ्स। अब सूती कपड़ों में भी देखें हम तो इनके पास में 2 प्रकार के कपड़े हमें मिले हैं, एक है सादे और एक है कढ़ाईदार। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपने 3 पतिया शॉल देखी होगी। एक जो मॉन्क थे उन्होंने एक शॉल ओढ़ रखी थी जिसपे की 3 लीव्स टाइप का पैटर्न था, तो इसे कढ़ाईदार कपड़े कहा गया। वहां से हमें ट्रेसेस मिले हैं कि उस काल में भी एम्ब्रॉयडरी वर्क काफी प्रचलित हुआ करता था। ये बात हो गई कपड़ों की। आप देखिए ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने यूजुअली विमेन्स को ऑर्नामेंट्स पहने बहुत आसानी से देखा है, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पुरुष थे, जो मेल्स थे, वो लोग भी ऑर्नामेंट्स पहनने के बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। उनकी जो बुरियल्स मिली है, जो कब्रें मिली है, वहां पे से जो मेल स्केलेटन्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनपे भी बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स हमें मिले। कैसे ऑर्नामेंट्स की अरेंजमेंट थी? तो जो फर्स्ट क्लास के हुआ करते थे या जो हम पुरोहित वर्ग की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, आइवरी इन सब चीजों के बने हुए गहने पहना करते थे। और जो लोग लोअर टाउन में या जो थोड़े से कम वेल्दी लोग हुआ करते थे वो लोग शंख, सीपी, मड में भी अगर हम बात करें मनके, ये लोग क्या करते थे, मिट्टी को भट्टी में तपा के इसे स्ट्रॉन्ग बना दिया करते थे, इसे पक्की मिट्टी बना दिया करते थे और फिर उसके गहने बना के पहना करते थे।
तो ये हो गई फर्स्ट या पुरोहित वर्ग और सामान्य वर्ग के गहनों की बात। अब नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे कि कैसे जो साइट्स मिली है किन के द्वारा मिली है और उन साइट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। Until next time, please stay safe and do a very good take care of yourselves, and don't forget to like, share and subscribe my videos, and for more interesting videos stay connected. Thank you.